में आज तक सड़क पे अपनी गाड़ी या खुद को रोक के ईंट हटाई हो, मुझे भरोसा है कि ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि हम नैतिकता का सिद्धांत समझ रहे हैं। और इसलिए यूपीएससी ने इस पेपर के पाठ्यक्रम के शुरुआत में एक बात लिखी है। आपके पास जो पाठ्यक्रम है उसको देखिए ध्यान से, जो उसके ऊपर अनुदेश लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, वो क्या है। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन सर ऑफिशियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। सो मेरे दोस्त, आज ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा, खास करके जो स्टूडेंट लाइफ में है, जो अपना करियर सेटअप कर रहे हैं, उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में जो आज मैं आपको एक वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, इंडिया के टॉप मोस्ट एंड बेस्ट टीचर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर, दृष्टि आईएएस के फाउंडर, वो सर से हम सुनेंगे। और क्योंकि सर इस वीडियो में ये बताएंगे कि कौन सा आदमी आईएएस बन सकता है, नैतिक या बुद्धिमान। वाओ, बेस्ट वीडियो रहेगा। मुझे लगता है आपको जरूर देखना चाहिए और हमें भी देखना चाहिए, है ना। और कंप्लीटली सुनते हैं और फॉलो करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि हम गलत हैं। कि लगभग 2000 से 2010 के बीच में यूपीएससी के पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई, मसूरी से भी आई, एकेडमी से भी, कि जिन लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी करके भेज रही है वो कई मामलों में बहुत बेहतर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के मामले में, यानी प्रशासनिक नैतिकता के मामले में वो कमजोर है। कई रिपोर्ट गई। और उसके बाद आपको पता है कि 2008 के आसपास से यूपीएससी में परिवर्तन शुरू हुए तेजी से, जो लगभग 2014 तक चले। और 2014 के बाद से अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद चीजें उन्होंने काफी चेंज कर दी। और उस प्रोसेस में अंतिम चरण के रूप में उन्होंने ये पेपर इंट्रोड्यूस किया। अब कोई कह सकता है कि एथिक्स पढ़ने से कोई ईमानदार हो जाएगा, ऐसा छोड़ना है। ये बात तो सही है। क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को नैतिकता के बारे में जानकारी है, क्या वो नैतिक हो जाते हैं? क्या ऐसा जरूरी है? जरूर तो एकदम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नैतिकता के कंसेप्ट को समझने वाला व्यक्ति बेहद नैतिक हो, तो संभव है। और हमारे पेरेंट्स या फोर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में से कई लोग होंगे जिनको नैतिकता की किताब नहीं पढ़ी जिन लोगों ने, किंतु उनका आचरण बहुत नैतिक है। ये बात तो सही है कि नैतिकता के अध्ययन से व्यक्ति के नैतिक होने का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों संभावनाएं साथ साथ कायम रहती हैं या संभव रहती हैं। फिर भी यूपीएससी ने इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया। इसकी एक खास वजह है। वजह यह है कि कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं कि हमें गलत होने का शौक है, हमारी आदत है, लालच है हमारा। और कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि हम गलत हैं। इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से गलत होना भी गलत होने की एक बड़ी वजह हो सकती है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमें कई मामलों में कानूनों का ज्ञान नहीं होता है, और जाने अनजाने हम बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन करते ही हैं, हमसे हो ही जाता है। और ऐसा भी होता होगा, या ऐसा किसी के साथ हुआ होगा, आपके साथ नहीं तो आपके किसी परिचित के साथ हुआ होगा, कि उसे पुलिस ने या किसी सरकारी विभाग के निरीक्षक ने एक नोटिस जारी किया, और जिस कृत्य के लिए नोटिस जारी किया, उस बेचारे व्यक्ति को ये पता ही नहीं था कि वो कृत्य कानून की दृष्टि से अपराध है या गलत कृत्य है। ऐसा खूब होता है। तो यूपीएससी का कंसेप्ट ये है इस मामले में कि कोई व्यक्ति सिविल सेवक बन रहा है, तो ट्रेनिंग में हम क्या सिखाएंगे, बात की बात है। ट्रेनिंग से पहले कम से कम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। वो हम नहीं सिखाएंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे। और इससे कम से कम एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि आप अगले 50-60 दिन में जो ही पढ़ने वाले हैं, 55 दिन में जो पढ़ने वाले हैं, कम से कम आपको नैतिकता को लेकर जितनी धारणाएं हैं सब पता लग जाएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और उसके बाद आप जीवन में ये नहीं कह सकते कि आपने कोई अनैतिक कार्य इसलिए किया था क्योंकि आप जानते नहीं थे कि अनैतिक होता है। और इसका मतलब ओनस आपके ऊपर रहेगा, जिम्मेदारी आपकी अपनी हो जाएगी। और इससे कम से कम एक पक्ष कम हो गया। एक तो वो अनैतिक व्यक्ति हैं जो सब जानने के बावजूद अनैतिक हैं, उन्हें ठीक करने के बाकी उपाय हैं सरकार के पास। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनैतिक होना चाहता नहीं, किंतु उसे पता ही नहीं कि नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, किसी खास संदर्भ में उससे क्या नैतिक अपेक्षाएं हैं, क्या नहीं है, वो जानता ही नहीं। तो कम से कम इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञान की वजह से कोई अनैतिक आचरण सिविल सेवाओं में ना करे। और ये ध्यान रखना है कि हम एक विकासशील देश हैं। विकासशील देश में किसी ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी के पास इतनी पावर होती है, यदि वो व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा तो शायद कई हजार, कई लाख व्यक्तियों को मुख्य धारा में ले आएगा। और यदि वो खुद अनैतिक है और उसने उस शक्ति का मिसयूज किया या अनुपयोग किया, दुरुपयोग या अनुपयोग किया, तो हो सकता है कि हजारों लाखों व्यक्तियों की जिंदगी बेहतर होने का जो रास्ता था
वो रास्ता विफल हो जाए, वो संभावना खत्म हो जाए। इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आईएएस बने, इससे ज्यादा जरूरी है कि बहुत नैतिक व्यक्ति आईएएस बने। नैतिकता और बुद्धिमानी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज बुद्धिमानी में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बुद्धिमान किंतु दिमाग और दिल का गंदा आदमी बहुत करप्ट हो जाएगा। वो अपनी सारी बुद्धि करप्शन के तरीके खोजने में लगा देगा और प्रशासन को, शासन को, समाज को खा जाएगा। इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए जिसकी सारी बुद्धि केवल अपने हित में लगी हो। बुद्धि थोड़ी सी कम भी हो, कॉमन सेंस हो ठीक से, लेकिन व्यक्ति की निष्ठाएं ठीक हो, नैतिकताएं ठीक हो, बहुत जल्दी किसी लालच में ना आ जाता हो, किसी भय में ना आता हो, वो व्यक्ति हमेशा बेहतरीन प्रशासक साबित होगा। किसी एक आध फील्ड में हो सकता है कि वो काम करने में असमर्थ हो, लेकिन जनरली, क्योंकि हमारे प्रशासन की अप्रोच जनरलिस्ट अप्रोच है आमतौर पर, जनरली वो किसी भी विभाग में बेहतरीन काम करके दिखा देगा। अब क्योंकि इस पेपर का पर्पज नैतिकता से युक्त प्रशासकों को चुनना है, इसलिए स्वाभाविक है कि ये पेपर किताबी किस्म का नहीं हो सकता। अगर ये किताबी किस्म का होगा तो नैतिकता की किताब पढ़ने वाले सफल होंगे, न कि नैतिक चीजों को समझने वाले सफल होंगे। इसे यूं समझें कि स्कूल के समय जब हमें पहली बार नैतिक शिक्षा पढ़ने को मिली, 6ठी-7वीं क्लास में एक पेपर था नैतिक शिक्षा का, तो बड़ा मजेदार पेपर था। उसके भी किताब थी, उसमें क्वेश्चन आंसर थे, 4 ऑप्शन होते थे, उसमें टिक करना होता था। तो मुझे ध्यान है कि मेरे जीवन का पहला प्रश्न नैतिक शिक्षा का क्या था कि आप सड़क पर जा रहे हैं, रास्ते में एक ईंट पड़ी है, आप क्या करेंगे। फिर 4 विकल्प थे। पहला, उसे सड़क के और बीच में रख देंगे ताकि कोई गिर ही जाए। दूसरा, उसे उठा के पटक के मारेंगे किसी के ऊपर। तीसरा, उसे उठा के साइड में कर देंगे ताकि किसी को चोट ना लगे। और ऐसे चौथा विकल्प था कि आप उसको लेके अपने घर ही ले जाएंगे कि चलो जब घर बनाएंगे काम आ जाएगी, ऐसा कुछ ऐसा विकल्प था। ठीक है, तो ऊपर था कि सही विकल्प को चुने। तो हमारी क्लास के 50 के करीब बच्चे थे, सबने सही विकल्प चुना कि हम ईंट को उठा के साइड में रख देंगे ताकि किसी को चोट ना लगे। और मैं जानता हूँ कि उन 50 में से एक भी सड़क पे ऐसा करता नहीं था। वो आंसर सारे सही चुनते थे, मैं भी, सब लोग। पर उनमें से एक ने भी जीवन में आज तक सड़क पे अपनी गाड़ी या खुद को रोक के ईंट हटाई हो, मुझे भरोसा है कि ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि हम नैतिकता का सिद्धांत समझ रहे हैं। और इसलिए यूपीएससी ने इस पेपर के पाठ्यक्रम के शुरुआत में एक बात लिखी है। आपके पास जो पाठ्यक्रम है उसको देखिए ध्यान से, जो उसके ऊपर अनुदेश लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, वो क्या है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति का मतलब है एटीट्यूड, तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। यह मनोवृत्ति का मतलब है अप्रोच से उनकी दृष्टिकोण क्या है। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन, केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इस भाषा को देखकर साफ लगता है कि ये पेपर अप्लाइड किस्म का है, सैद्धांतिक किस्म का नहीं है। आप देखेंगे कि यूपीएससी की अप्रोच बहुत एनालिटिकल, सब्जेक्टिव, अप्लाइड किस्म की है। उन्हें ज्यादा रुचि इसमें नहीं है कि किसी दार्शनिक का नाम लेके पूछें कि ये बताएं कि कांट ने अपने दर्शन में नैतिकता के बारे में क्या बताया है, कौन सी पुस्तक में बताया है। तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछेंगे कांट का एक विचार है कि मनुष्य को साध्य मानना चाहिए। वो सिर्फ इतना पूछेंगे, प्रत्येक मनुष्य साध्य होता है, इस संबंध में अपनी राय बताइए। वो नाम भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात से मतलब है ही नहीं कि आपको कांट की दोनों पुस्तकों के नाम याद है या नहीं है, कांट कौन सी शताब्दी में हुआ, कौन से देश में हुआ, ये सब उनको मतलब नहीं है। कांट ने जो समझाया वो आपकी खोपड़ी का हिस्सा बना या नहीं बना, उनको इससे मतलब है। पीसीएस की परीक्षा का स्तर आमतौर पर यूपीएससी की तुलना में थोड़ा सा हल्का होता है, और वो यहाँ भी देख सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का पहले पेपर हुआ है, उसमें उन्होंने कांट के सिद्धांत पे सवाल पूछ लिया है। एक ही पूछा थिंकर पे, लेकिन पूछ लिया है। मध्य प्रदेश में तो और छोटे सवाल पूछते हैं, वो सीधा पूछते हैं कि इस दार्शनिक की किताब का नाम बताओ, एक सवाल। आप समझ रहे ना कि एक ही पेपर में प्रश्न पूछने का स्तर कहां से कहां तक वेरी करता है। एक पीसीएस पूछ रहा है कि कांट की 2 पुस्तकों के नाम लिखें, दूसरा पीसीएस कह रहा है कि कांट के इस सिद्धांत की व्याख्या करें, तीसरा बिना कांट का नाम पूछे या दिए ये कह रहे कि इस सिद्धांत का अर्थ बताएं और यह आपके जीवन में कैसे हेल्प करता है, सहायता करता है, ये समझाएं। तो हमें अप्रोच क्या लेके चलनी है? हम तथ्य लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको उत्तर प्रदेश या कोई और पीसीएस देना हो, तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको, लेकिन ज्यादा ध्यान क्या लगाना है, चीजों को समझें, अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास करें, ये हमारा इसका पर्पस रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहा, आप सबके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, खास करके जो आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा होगा ये वीडियो। और जो सर ने अभी अभी बताए हैं नैतिक और बुद्धिमान के बारे में, क्या जरूरी है, कैसा व्यक्ति आईएएस बन सकते हैं, डिफाइन किए, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत कुछ समझ में आया, आई थिंक आपको भी समझ में आया होगा। सो मेरे दोस्त एक बात बताना चाहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा, हर लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि और भी लोग देख करके इनसे कुछ सीख सके और इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके। तो मेरे दोस्त, और एक आखिरी पॉइंट कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको बाय डेली मिल सके। तो मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।